Hello students, in this part I will discuss the next chapter of reproduction unit, and this chapter is reproductive health. What is reproductive health? So according to WHO, World Health Organization, reproductive health means our total well-being in all aspects of reproduction. यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे फिजिकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हैं तो हमारे पास बढ़िया रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, बल्कि WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स आर टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट। यानी ये सारे एस्पेक्ट हमारे रिप्रोडक्शन के अगर हेल्दी हैं तो हमारे पास गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही रहे हमारा, यानी हमारा फिजिकल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल ये सारे एस्पेक्ट सही है, इसके लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई है एंड दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इंडिया पहला कंट्री है जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को शुरू किया 1952 के आसपास, और उसके बाद ये प्रोग्राम आया हमारे पास रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और इस प्रोग्राम का पर्पस क्या था? तो पर्पस था लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए, यानी लोगों को पता चले कि रिप्रोडक्शन कोई ऐसा इशू नहीं जिस पर बात नहीं की जा सकती। ये हमारे पास जनरल बाकी सारे हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसी की तरह हमें रिप्रोडक्शन से भी समझना चाहिए कि इसके हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल एड्स, इन सब ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है रिप्रोडक्शन को लेकर लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। जैसे प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल एड के थ्रू कंडोम्स का ऐड आता है तो लोगों को ये समझ में आती है कि यूज ऑफ कंडोम प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एटसेट्रा। इसके अलावा स्कूल में सिलेबस के अंदर में सेक्स एजुकेशन स्टार्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण छोटे बच्चे सीख पाते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यूज पर, वो समझ पाते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, और इससे के साथ उनका जो अवेयरनेस है वो भी इंक्रीज करता है, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा इन्हांस हो रहा है, हम अच्छे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसमें व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ना है। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? तो एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट हो जाना। व्हाट इज, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ वी डिफाइन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? तो एनॉर्मस इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? एनॉर्मस इंक्रीज in human population is called population explosion, population explosion का कारण क्या है? what are the causes of population explosion? what are the different causes of population explosion? population explosion का रीजन क्या है? क्यों पॉपुलेशन हमारा एक्सप्लोर हो रहा है, इतना ज़्यादा हमारा एक्सप्लोजन हो रहा है, क्यों इंक्रीज कर रहा है? जिसका रीज़न ये है कि हमारे पास अब MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये डिक्लाइन हुआ है। इतने सारे हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स को आने के कारण हमारे पास क्या हो रहा है? तो हमारे पास बहुत अधिक, जो पहले होता था कि मदर इतनी अवेयर नहीं होती थी कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसा फूड लें, क्या क्या न्यूट्रिएंट लें, तो अब इतने सारे एडवांसमेंट हो गए हमारे मेडिकल साइंस में कि इन्हें अवेयर किया जाता है, जिसके कारण आमतौर पर जो फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान जिसका डेथ होता था वो डेथ अब बहुत कम हो गया। तो एक्सप्लोजन का एक कारण हमारा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट घट जाना, मॉर्टेलिटी रेट मतलब मरने का रेट घट जाना, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आते हैं जिसके थ्रू हम इन्फेंट को तुरंत में बढ़िया फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण इन्फेंट की मॉर्टेलिटी रेट भी घट रही है। इसके साथ साथ एक और भी कारण है जिसके कारण
पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारा, मैक्सिमम मेंबर्स बिलोंग्स टू रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी हमारा जो पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन में उन लोगों का नंबर अधिक है जो कि एक्टिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी एडल्ट लोगों का नंबर कम है एज कंपेयर टू दोज हु आर एक्टिव मेंबर्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। अब इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है हमारा इसको हम कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप की गई है जिनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कहते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई सारी डिवाइसेस डेवलप की गई है और इन डिवाइसेस को हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कहते हैं, या इन्हें हम बर्थ कंट्रोल मेजर्स भी कह सकते हैं, और दीज आर नॉन एज बर्थ कंट्रोल मेजर्स। दीज आर बर्थ कंट्रोल मेजर्स, जिससे हम बर्थ को कंट्रोल करेंगे। क्यों बर्थ को कंट्रोल करना एसेंशियल है? बिकॉज वी नो डैट हमारे इन्वायरमेंट में सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और अगर हमारा पॉपुलेशन बहुत अधिक इंक्रीज कर गया यानी हम अपने इन्वायरमेंट के कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड भी ग्रो करते रह गए तो सडन क्रैश हो जाएगा और सडन क्रैश के कारण हमारा एनॉर्मस लॉस होगा और बहुत सारा डेथ हो जाएगा। इसलिए हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स डेवलप की गई है इसमें से कुछ हमारे पास हैं, कुछ कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट इज नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। फर्स्ट इज नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। सेकेंड इज, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर सेकेंड में जाते हैं। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड हमारे पास तीन तरीके से पॉपुलेशन चेक करने में हेल्प करता है। फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकेंड इज fetus interrupt and third is lactational amenorrhea। Lactational amenorrhea. So first is periodic abstinence. What is periodic abstinence? Periodic abstinence का मतलब कि जो फीमेल है उसको अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल पता है कि उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे होता है, यानी कितने डे पर उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। सपोज कि फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल 30 डे का। आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एमेनोरिया, आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 28 डे का है। ये फीमेल में चेंज कर सकता है, किसी किसी फीमेल में 35 डेज का भी होता है, किसी किसी में 30 डेज का होता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइकिल फीमेल ये डिसाइड करेगी कि उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल सपोज 30 डे का है तो 30th डे यानी जिस दिन उसका मेंस्ट्रुएशन आया उसके 14th डे, उसमें ये 14th डे को माइनस करेगी और जब 14 डे को माइनस करेगी तो वो कैलकुलेट कर पाएगी क्या, वो कैलकुलेट कर पाएगी ओवुलेटरी पीरियड, वो कैलकुलेट कर पाएगी ओवुलेटरी पीरियड। तो अगर 28th डे का साइकिल होगा तो 14th डे
में ओवुलेटरी पीरियड होगा, और अगर 30 डे का साइकिल होगा तो 16, पीछे से इधर से जाएंगे तो 16th डे में ओवुलेशन हुआ रहेगा। यानी लास्ट मेंस्ट्रुएशन जिस दिन शुरू होता है उस दिन से हम -14 करके ओवुलेटरी पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। अगर 28 डे का जो कॉमन साइकिल है तो 14th डे में ओवुलेशन होता है। अगर ओवुलेशन 14th डे में होता है तो 10 to 17 डेज, ओवुलेशन के कुछ दिन पहले और ओवुलेशन के कुछ दिन बाद को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो दिस 10 to 17 डेज इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। इसको फर्टाइल पीरियड में कंसीडर करते हैं। रिस्क को कवर करने के लिए 14th डे को एग्जैक्ट नहीं बल्कि कुछ दिन पहले, क्योंकि सारा सिस्टम हार्मोनल कंट्रोल है, इसलिए कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद के पीरियड को फर्टाइल पीरियड मानते हैं। और इस बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाने से बचते हैं। इसके पहले का पीरियड और इसके बाद का पीरियड, ये दोनों पीरियड क्या होता है, दिस पीरियड आर कंसीडर्ड एज